नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ELSS के लॉक इन पीरियड के बारे में। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि टैक्स सेविंग है, तो वहाँ पे एक लॉक इन पीरियड होता है जो 3 साल के लिए लॉक इन होता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे फंडू मनी के डिफरेंट चैनल्स में, और हमने सोचा कि आज एक ही प्रस्तुति में हम सारे आपके जो सवाल हैं एक ही प्रस्तुति से हम उसका जवाब दें। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ELSS जो है वो आपको उसमें टैक्स सेविंग्स या टैक्स रिडक्शन मिलता है। 1.5 लाख रुपए सालाना आपको उसके टैक्स की छूट मिल सकती है। और इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, इक्विटी फंड है ये। और आपको जो आप लॉन्ग टर्म में अगर निवेशित रहते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 8 से 10 साल के दरमियान में या उससे ज़्यादा में, अगर उससे भी ज़्यादा देर तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो टिपिकली बाकी जो एसेट क्लासेस हैं, मान लीजिए डेट है, डेट जिसमें डेट फंड्स आ गए, और गोल्ड है, सोना है, रियल एस्टेट है, उससे ज़्यादा ऑन एन एवरेज ये पाया गया है कि आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर टैक्स सेविंग हाई रिटर्न का कॉम्बिनेशन है। लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड में कुछ कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे बस थोड़ी ही देर में। बात करें ELSS लॉक इन के बारे में। ELSS में जैसे हमने बताया है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आपको टैक्स की छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C। और इक्विटी फंड है, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न होता है। तो यहाँ पे लॉक इन होता है, लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। अब 3 साल अगर निवेश करते हैं, मुश्त रकम निवेश करते हैं, तो 3 साल के लिए ये लॉक इन रहता है। मान लीजिए 15 दिसंबर 2020 को आप पैसा डाल रहे हैं, तो 15 आपको पैसे तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे 15 दिसंबर 2023। तो 3 साल का लॉक इन रहता है। तो ये तो बहुत क्लियर कट है। यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है? कन्फ्यूजन हमारे हिसाब से लोगों को तब आ रहा है, हमारे जो दर्शक हैं वो जब SIP से करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप रेगुलर पीरियड्स में आप निवेश कर रहे हैं, रेगुलरली नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आ रहा है। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हो सकता है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से भी ये प्रॉब्लम कन्फ्यूजन आ सकता है। आपने मुश्त रकम या तो आपने शॉर्ट टर्म डेट फंड या लिक्विड फंड में डाला, वहाँ से आपने ELSS की तरफ लेके गए, रेगुलरली पेमेंट होती गई, या आपने जो है उसको आर्बिट्राज फंड में डाला और वो रेगुलरली निवेश हो रहा है। कन्फ्यूजन शायद वहाँ से आ रहा है, और हम उसकी इसी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। बस हम उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि मुश्त रकम जो है जो डाला, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। पर आप जब रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन शायद वहाँ है। तो वहाँ पे भी रूल वही है। हर इंस्टॉलमेंट, SIP इंस्टॉलमेंट जो है उसका जो है वो लॉक इन पीरियड 3 साल का। तो अगर मान लीजिए 20,000 रुपये आपने डाले, निवेश किया आपने 15 दिसंबर 2020 को, तो वो आप वो जो इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये आपको वो 15 दिसंबर 2023 को मिलेगा। मतलब आप वहाँ से टच कर सकते हैं। जो इंस्टॉलमेंट आपने 15 जनवरी 2021 को डाला, वो आप 15 जनवरी 2024 को ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब SIP अगर कर रहे हैं और उसमें आप 3 साल से अगर आपने जो आखिरी मान लीजिए 1 साल तक करते हैं, और दिसंबर 15 को आपका आखिरी SIP का इंस्टॉलमेंट दिसंबर 15 2021 है, तो वो जो आखिरी इंस्टॉलमेंट 2021 वाला दिसंबर 15 का है, वो आपको 2024 के दिसंबर 15 को ही मिल पाएगा। तो ये एक गैप है, जो बात है जो आपको ख्याल में रखना है। तो इसमें ये जितना इम्पोर्टेंट ये लॉक इन के बारे में जानना है, उसके लॉक इन के बारे में बाद में क्या करना है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। कि हमें लगता है कि कई लोगों को लॉक इन के बारे में वो कुछ गलत कदम उठाने वाले हैं, इसलिए ये पूछ रहे हैं। और गलत कदम ये है कि ये सवाल तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, जबकि ये सवाल बार बार आता है, पर ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 साल के लिए आप किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं, आपको वो 8 से 10 साल के लिए करना है। तो लॉक इन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? ठीक है,
तो 3 साल के बाद ऐसा क्या है कि जो आप करने वाले हैं जिसके लिए आप बार बार आप कई लोग पूछ रहे हैं, तो ये एक रेलेवेंट सवाल है नहीं, और जो बल्कि ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है। तो फिर आप करेंगे क्या 3 साल के बाद, आप करना क्या चाहिए? 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। मोटे रूप से ब्रॉडली आपको इक्विटी फंड में ही निवेश करना है, क्योंकि आपको हाई ग्रोथ तभी तो मिलेगा ना जब आप पूरी मियाद तक मतलब एक पूरे पीरियड तक इन्वेस्टेड रहेंगे। 8 से 10 साल करेंगे तभी आपको वो हाई रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब आपको एक इक्विटी फंड में रहना है। अब सवाल ये है कि आप ELSS में रह सकते हैं जिसमें आपने निवेश किया था, तब तक आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए, 2 साल का देखिए, 3 साल का देखिए, कंपेयर कीजिए उसके बेंचमार्क। हर फंड का एक बेंचमार्क होता है, उसमें आपके जो डिस्क्लोजर्स आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, जो आपको जो लिटरेचर आती है, आपका जो डिस्क्लोज किया जाता है, आपके पास मेल आएंगे, दूसरी चीज़ें आएंगी, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि बेंचमार्क के साथ परफॉर्मेंस कैसा रहा, दूसरे ELSS के साथ कैसे परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और देखिए कि उस वक्त कोई ऐसी बात तो नहीं होगी मार्केट एकदम से नीचे गिर गया, सब ELSS नीचे गए, तो उस वजह से आप चेंज नहीं करेंगे। आप अगर वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें बने रहिए, क्योंकि वो अमूमन वो नॉर्मली डाइवर्सिफाइड होता है, रिस्क अनड्यू लिया नहीं जाता है ELSS में। वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, फेयरली बैलेंस्ड रूप का एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और उसमें कोई एक पर्टिकुलर झुकाव नहीं होता है ऑन एन एवरेज ELSS में। तो ये बात आपको ख्याल में रखना है। अगर मान लीजिए आपने पाया कि कंसिस्टेंटली नियमित रूप से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है आपके बेंचमार्क को, या बाकी जितने फंड्स हैं उसमें वो नीचे के पायदान में आ रहा है, तो तब आपको क्या करना है, आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आपको, जो कि ये काम कर रहा है नियमित ऑन अ रेगुलर बेसिस को परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे आपको निवेश करना है। और आपको वही देखिए 1 साल में कैसे परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क के साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है, बाकी दूसरों के साथ कैसे कर रहा है, 2 साल 3 साल बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन में कैसे कर रहा है, आप वहाँ पे जाइए और उसको इन्वेस्टेड रहिए 8 से 10 साल के बीच में। और ये जो ELSS है, ये एक रोल प्ले कर सकता है आपके रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट में, बच्चों के फ्यूचर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो वो उन सारी वो जो चर्चाएं हैं वो सब हैं, हमने फंडू मनी में की हैं, उनके प्लेलिस्ट हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक्स डाले हुए हैं, वो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये डिस्कशन यूज़फुल लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक बटन हिट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़ जाइए हमारे साथ सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। अगली बार तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।